और एक दिन वह मर गया, पता नहीं कैसे। रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, बस। बचपन में वह एक बहुत जहीन लड़का हुआ करता था और माँ बाप सोचते थे कि वह बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर या इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। वह होटल में खाना खाता था, लेकिन 20 साल खाना खिलाने के बाद भी होटल वाले को पता नहीं चला कि उसे कौन सी सब्जी पसंद है और कौन सी नापसंद है। आखिर मर गया। हालांकि वह ऐसा नहीं होता तब भी मरता ही, और उसकी कहानी खामोशी से खत्म हो गई। तो आज हम हैं जालोर के सिरे मंदिर की पहाड़ियों में, और आज हम जिस कहानी को सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है एक यूं ही मौत, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। और चूंकि स्वयं प्रकाश जी स्वयं इस जालोर और सिरोही के आसपास के क्षेत्र में एक लंबे समय तक रहे हैं, उन्होंने सुमेरपुर में करीब 15-20 साल तक एक नौकरी की है, तो यहाँ का समाज, यहाँ के चरित्र, यहाँ की परिस्थितियाँ उनकी कहानियों में देखने को मिलती हैं। मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक कहानी है यह, एक यूं ही मौत। और एक दिन वह मर गया, पता नहीं कैसे। रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, बस। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कम से कम जितने आदमी और जितने पैसों की जरूरत थी उतने ही जुटे, और उसकी कहानी खामोशी से खत्म हो गई, बगैर किसी को कष्ट दिए, बगैर पीछे कोई रोने वाला छोड़े। जैसे वह जिया वैसे ही वह मर गया। उसकी मौत का शायद खुद उसे भी कोई अफसोस न हो। उसने ज़िंदगी में कभी रेलवे का टाइम टेबल नहीं खरीदा, कभी ट्रैवलर्स चेक नहीं बनवाया, बीमा नहीं कराया, लॉटरी नहीं लगाई, हवाई यात्रा नहीं की, हॉट डॉग या हैमबर्गर नहीं खाया, शैंपेन या हेरोइन नहीं पी, ब्लू फिल्म नहीं देखी, वोट नहीं दिया और कमोड पर बैठकर हगा भी नहीं। उसने पीसा की झुकी मीनार और आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं देखा, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए भी उसने बर्फ ढके हिमालय की चोटियां और कल कल बहती गंगा और समुद्र के किनारे उछलती कूदती लहरें भी नहीं देखी। उसे स्केटिंग नहीं आती थी, बॉलरूम डांस नहीं आता था, घुड़सवारी भी नहीं आती थी, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था, स्कूटर चलाना भी नहीं आता था, टाइप करना भी नहीं आता था। उसने कभी कंप्यूटर पर डेटा प्रोसेसिंग नहीं किया, पियानो नहीं बजाया, फिल्म नहीं उतारी। लेकिन यही क्यों? उसने कभी कैलकुलेटर भी काम में नहीं लिया, मुंह में हाथ डालकर सीटी भी नहीं बजाई, हथेली पर लट्टू भी नहीं घुमाया। वह अखबार पढ़ता था, लेकिन सरसरी तौर पर और अनियमित रूप से, जब कभी सामने पड़ा मिल जाए और दूसरा कोई काम ना हो। वह होटल में खाना खाता था, लेकिन 20 साल खाना खिलाने के बाद भी होटल वाले को पता नहीं चला कि उसे कौन सी सब्जी पसंद है और कौन सी नापसंद है। वह अध्यापक था, लेकिन उसने कभी मन से नहीं पढ़ाया। उसकी कक्षा में कोर्स अक्सर पूरा नहीं हो पाता था। उसका रिजल्ट बहुत ही दरिद्र रहा करता था और उसे घटिया, आलसी और निकम्मा अध्यापक समझा जाता था। उसे अक्सर मीमो चार्जशीट मिलती ही रहती थी। कभी जिम्मेदारी का काम उसे नहीं सौंपा जाता था और अफसरों के निरीक्षण दौरों के समय उसे छुट्टी पर भेज दिया जाता था। आखिर मर गया। हालांकि वह ऐसा नहीं होता तब भी मरता ही। बचपन में वह एक बहुत जहीन लड़का हुआ करता था, वक्त का हमेशा पाबंद, कपड़ों, किताबों, गृह कार्य, सामान्य ज्ञान और दूसरी गतिविधियों में चाक चौबंद। अध्यापक उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, अपेक्षाकृत कमजोर सहपाठी उसके पीछे पीछे घूमते थे, और माँ बाप सोचते थे कि वह बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर या इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। उसका स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से ठीक ही था। हाँ, यह जरूर था कि उसे कभी और बच्चों की तरह फुदकते, किलकते या चीखते चिल्लाते नहीं देखा गया। आमतौर पर वह एक चुप्पा चुन्ना, पढ़ाकू और गंभीर बच्चा था। लड़कपन में उसमें परिवर्तन दिखाई देने शुरू हुए। लंबाई एकदम से बढ़ गई, टेंटुआ निकल आया, आवाज भारी हो गई और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। मूछों की कोरें निकलने लगी और पूरा अस्तित्व एक अबूझ झेप और गोपनीयता का गुंजलक सा लगने लगा। उसके चेहरे पर कीले और मुहासे दिखाई देने लगे, जिन्हें वह अंगूठे या अंगुली से दबाकर पिचकाता फोड़ता रहता। दिमाग भी उसका स्थिर रहने की बजाय इधर उधर भटकता रहता। वह कभी किसी से बात करते समय या तो शर्माता या चिड़चिड़ाने लगता, लेकिन लेक्चर के दौरान अकेला पीछे लगी बेंच पर बैठा बैठा कभी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराने लगता। उसके चूतड़ों पर फुंसियां हो गई थी जो फूटती रहती और उनमें से मवाद निकलता रहता। वह नहाती हुई लड़कियों और महिलाओं को देखने के लिए ताक झांक करता, लेकिन किसी लड़की से बात करने का मौका आता तो हकलाने लगता या कन्नी काटकर भाग छूटता या बड़े रूखे और उज्ज ढंग से पेश आता। वह एक काल्पनिक प्रेयसी के विरह में कविताएं लिखता और फाड़ देता, और स्कूल के जलसों में कभी पहले की तरह कविता पढ़ने या गाना सुनाने आगे नहीं आता। अध्यापकों के बुलाने पर भी नहीं आता। वह दोपहर को घर वालों के डांटने के बावजूद चादर तानकर सो जाता
और रात 12-12 बजे तक दोस्तों के साथ शहर की सूनी सड़कें नापता रहता। पूछा उससे यह गया था कि वह आर्ट्स लेगा या साइंस या कॉमर्स। पहले वह भौचक पूछने वाले अध्यापक को देखता रहा, फिर बोल बैठा, आप टुंकू खाएंगे या मुंकू खाएंगे या चुंकू। दूसरा कोई होता तो थप्पड़ पड़ जाता या उसे भगा ही दिया जाता, पर अभी इस मामले में उसके पिताजी को बुलवाया गया। पिताजी अध्यापक थे और उनकी स्थिति यह थी कि स्कूल वाले उनसे परम संतुष्ट थे और घर वाले चरम असंतुष्ट। वह भांग बहुत पीते थे और हर पहली तारीख को पूरा वेतन अपनी पत्नी के हाथ में रख देने के अलावा उन्हें घर की किसी और बात से कोई मतलब नहीं था। घर पर भी उनके पास कुछ बच्चे पढ़ने आते थे, पर या तो वे फीस नहीं देते थे और यदि देते भी थे तो वे गृह लक्ष्मी के पास नहीं पहुंचती थी। गृह लक्ष्मी हमेशा क्रोध से भरी रहती थी और सबसे ज़्यादा कुपित वे मास्टर साहब की भांग पीने के कारण थी, पर उसे अपने पिता के इस इकलौते के व्यसन में कोई बुराई नजर नहीं आती थी और वह भांग पीने, बनाने और बाद में चढ़ जाने पर उपचार शमन करने में पिता का सहायक भी होता था, चुपचाप। तो पिता ने यह समाधान निकाला कि बगैर बहस किए उसे साइंस दिलवा दी, क्योंकि उसमें करियर अच्छा है। और करियर ऐसा अच्छा निकला कि वह हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाला बच्चा उस साल फेल हो गया। हालांकि सिर्फ साइंस के कारण नहीं, और अगले साल भी सप्लीमेंट्री से पास हो सका। अब तक वह पढ़े लिखों के फिट मारेपन की स्थिति समझ चुका था, और जब मैं सर्विस करूंगा या जब 100-100 के नोट मेरे हाथ में होंगे, जैसे बचकाने सपने उस पर से उड़कर उससे छोटे बच्चों के मन पर जा बैठ चुके थे। इसी बीच उसका एक लड़की से प्यार हुआ, जो देखा देखी से तृतीय श्रेणी में मैट्रिक पास करने तक छुआछुआई तक आया, और फिर साइंस छोड़कर बीए करने तक नोक झोंक, और बीएड के दरमियान उसके संकीपन से तंग आकर टूट गया। उसकी फरमाइश थी कि 10 साल से पहले शादी नहीं करेंगे और बच्चे पैदा करने जैसी मूर्खता तो कभी हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया वैसे ही बच्चों से भरी पड़ी है। उसका कहना था कि शादी से 7 दिन पहले नसबंदी का ऑपरेशन करा लेगा, क्योंकि यदि एक पीढ़ी, सिर्फ एक पीढ़ी है, बलिदान करने को तैयार हो जाए इस देश के लिए तो, लेकिन एक पीढ़ी को उसके पागलपन की कोई चिंता नहीं थी, खबर भी नहीं थी, और जिसे थी वह किसी और से शादी करके चली गई, और अंत में 4 लड़कियों और 2 लड़कों की सुखी संतुष्ट मोटी माँ बनकर ही उसने चैन की सांस ली। इसके बाद उसने लड़कियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वे उसे बेवकूफ़ से भरी पोटली लगने लगी और हर तरफ बहकती, कुदकती, लड़ती, झगड़ती, हंसती, दुलती, झाड़ती, दहलती, खिसियाती दुनिया में उसे एक फिजूल के तमाशे की तरह लगने लगी। उसकी बहन घर से भाग गई तो उसने जरा भी परवाह नहीं की, क्योंकि यह बहन की अपनी स्वच्छतापूर्ण मूर्खता थी, जिसे करने का सबको अधिकार है। और वह जब उसे मनाती, टोकती, डांटती, झींकती माँ मर गई तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और अंत में वह अध्यापक हो गया, क्योंकि कुछ न कुछ खाने के लिए कुछ न कुछ तो कमाना जरूरी था। और जब बाप और बेटा दोनों आटा, चावल, घी, मसाले खरीद कर नहीं लाएं तो नौकर पकाए क्या, इसलिए दोनों होटल पर खाने लगे, और पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका टिफिन घर जाने लगा। यह अध्यापकी के प्रारंभिक दिनों की बात है, जब गांधी जयंती या कोई और जयंती थी और उसे बोलने के लिए कहा गया, और उसने कहा था, आज आपसे कहा जाएगा कि आपको गांधी के बताए पर रास्ते पर चलना चाहिए। कुछ दिन बाद आपसे कहा जाएगा कि नेहरू के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, फिर सुभाष के बताए रास्ते पर, फिर सुब्रमण्यम भारती के बताए रास्ते पर, और फिर भगत सिंह के बताए रास्ते पर। इस तरह साल में करीब 20-21 रास्ते आते हैं, और सब पर आप एक साथ चल नहीं सकते, क्योंकि ये सारे रास्ते यदि पता भी चल जाए कि क्या हैं, तो वे एक दूसरे के ठीक उल्टी दिशा में हैं। क्योंकि सुभाष जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया था, और वायसराय से कहा था कि कुछ नहीं साहब, आप तो भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दो, मैं बाद में सब कुछ देख लूंगा। और हकीकत तो लेकिन और भी मज़ेदार है कि आप इनमें से एक भी रास्ते पर चलेंगे नहीं, आप चलेंगे हाजी मस्तानी के रास्ते पर, और उसमें भी कुछ खास बुराई नहीं है। पर व्यक्तिगत रूप से मुझे सीवी रमन का रास्ता बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद। इस हतबुद्धि कर देने वाले भाषण के बाद पूरी नौकरी के दौरान उससे कभी कहीं भाषण देने के लिए नहीं कहा गया। वह नागरिक शास्त्र का अध्यापक था, पर चूंकि उसकी पढ़ाने की क्षमता पर शिक्षा विभाग को संदेह ही नहीं था, उससे डर भी लगता था, इसलिए उसे दफ्तर के छोटे मोटे काम के लिए रखा जाता, और किसी भी अध्यापक की छुट्टी चले जाने के बाद उसे कक्षा संभालने के लिए भेज दिया जाता। भर्ती का अध्यापक या बदली का अध्यापक, उसका हमेशा यही काम रहा। उसने भी कभी परवाह नहीं की।
लेकिन ऐसी कक्षा को वह सचमुच संभाल लेता। वहाँ न शोरगुल होता, न बेंचों के पटकने उलटने की आवाज़ें होती, न सन्नाटा जो लड़कों के भाग जाने पर हो जाता है। वहाँ कक्षा में घुसते ही पूछता कि तुम लोगों का क्लास टीचर कौन है। ऐसा वह जानबूझ के करता। अपने बिरादरी के सीधे लोगों को वह बेबी सिस्टर कहता और तेज लोगों को टीचर नहीं चीटर कहता लड़कों के सामने। लेकिन लड़के हंसते नहीं, क्योंकि लड़कों को हमेशा उससे एक रोचक, उत्तेजक और मौलिक सनकीपन की उम्मीद रहती थी। यदि वह भूगोल की कक्षा होती तो वह यहाँ से शुरू करता कि अच्छा बताओ, ऐसा क्यों है कि एक ही देश में जहाँ एक और लोग बाढ़ से मर रहे हैं, दूसरी जगह सूखे से? ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि बाढ़ के इलाके का पानी सूखे के इलाके में पहुंचा दिया जाए? दोनों जगह 4-4 फसलें ली जा सकती है इससे। और तब वह विस्तार से गंगा के पानी के क्यूसेक बताता, गंगा पर बांध बनाने की असमर्थता, गंगा को कावेरी से जोड़ने की योजना, भूमिगत सुरंगों से गंगा का पानी नहरों तक लाने का खर्चा और परमाणु विस्फोटों से थार के रेगिस्तान में बड़े-बड़े जलाशय बनाने की कल्पना। लड़कपन में कल्पना की बातें अबूझ होने पर भी अच्छी लगती हैं, लड़कों को भी अच्छी लगती। लेकिन एक दिन एक लड़के ने उससे पूछ लिया कि सर इसके लिए इतना पैसा आएगा कहाँ से? उसने एक लंबी सांस भरकर कहा, जितने पैसे में एक लड़ाकू विमान आता है, उसमें 30 पलंगों वाला एक अस्पताल या 100 बच्चों वाला एक स्कूल बन सकता है। हमारे युद्ध संबंधी बजट में से यदि 5% की भी कटौती कर दी जाए तो बड़े राष्ट्रों की संधियों और संघों पर और तब तक घंटी बज जाती। यही वह सामान्य विज्ञान, कॉमर्स, भौतिक शास्त्र या हिंदी की कक्षा में करता। उसकी बातें छात्रों के सिर के ऊपर से नहीं गुजरती, दिमाग को थपेड़े मारते हुए निकलती। यह शख्स जो कह रहा है वह दूसरा कोई नहीं कहता, पर उन्हें लगता कि इसके पास प्रश्न ही प्रश्न है, कल्पना ही कल्पना है। समाधान या व्यवहार की बात करते ही वह चिड़चिड़ा जाता है। वह पढ़ता बहुत था, लेकिन उस पर किसी से बहस करने को तैयार नहीं होता था। शायद अपने मुकाबले दूसरे लोग उसे बोड़म लगते थे। वह जानकारी, ज्ञान और बोध में बारीकी से अंतर करता था और अधिकांश पढ़े लिखे लोगों को पराये विचारों की एस्ट्रे कहता था। एक बार बहुत ध्यान से समाचार सुनने वाले से उसने पूछा, क्या सुनते हो? वह भौचक देखने लगा तो यह खुद ही बोला, कल गिनना कहा शब्द 15 मिनट के समाचार में कितनी बार बोला गया। राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यपाल ने कहा, युवराज ने कहा, विपक्ष ने कहा, पार्टी अध्यक्ष ने कहा, इजराइल ने कहा, पोप ने कहा, बीसीसी ने कहा। ये कहते ही रहते हैं या कुछ करते भी हैं, और जो करते हैं वह क्यों नहीं होता समाचारों में? इसके दूसरे दिन जब वह कक्षा में गया तो बोर्ड पर लिखा था पागल। इस पर उसने जरा भी बुरा नहीं माना और पौन घंटे जीवन में पागलपन की महत्ता पर भाषण दिया। गैलीलियो से, मैडम क्यूरी से, आइंस्टीन से, डार्विन से, फ्रॉइड से, रसेल से, सीवी रमन से, रवि ठाकुर से, वैन गॉग से, चार्ली चैपलिन से, नार्लिकर तक उसने सिद्ध कर दिया कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई भी आदमी, कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पागल ना हो। प्रेम में पागल, काम में पागल, काम के प्रेम में पागल। और तुम में से भी भाग्यशाली होगा वह जिसमें इसका शतांश पागलपन भी आ जाएगा। विद्यार्थी फिर अभिभूत। वह सुपर पावर्स को सुपर राक्षस कहता, मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री, शिक्षा विभाग को भिक्षा विभाग और टीचर को चीटर। वह कुछ न करता था, न करना चाहता था, न कुछ था, न होना चाहता था, न कहीं पहुंचा, न पहुंचना चाहता था, न किसी का प्रशंसक था, न निंदक। वह हर चीज का निर्लिप्त, निष्क्रिय और निर्विवाद आलोचक था और इस पूरे तमाशे से लगता था कि वह या तो समय से बहुत पहले पैदा हो गया है या बहुत बाद में। उसकी दो चीज़ों में जाहिर दिलचस्पी थी, शतरंज में और विज्ञान में। शतरंज में बहुत अच्छी खेलता था और हर बार नई तरह से खेलता था। उसकी शुरुआत इस तरह होती कि चलिए मेरा एक हाथी आज छुट्टी पर है, और अपना हाथी खुद हटाकर खेल शुरू करता, या कहता आज मेरे काले ऊँट की तबीयत खराब है और वह गल से ज़्यादा नहीं चलेगा। सामने वाला सनकीपर पर हंसता, अतिरिक्त विश्वास और संदेह में पड़ जाता और हार जाता। विज्ञान के लिए उसके मन में सचमुच बहुत आदर था, भक्ति जैसा आदर। उसके अनुसार दुनिया में सिर्फ वैज्ञानिक हैं जो कुछ नया कर रहे हैं, बाकी सब तो पुराने को ही घिसे जा रहे हैं। धर्म, कर्म, पाप पुण्य, मंदिर पूजा, रीति रिवाज आदि को वह पाषाण युगीन जातीय नादानियाँ कहता या मानता, और दूसरों को इसकी आज़ादी देता हुआ भी, क्योंकि मूर्खता करने का कोई किसी ने कॉपीराइटर नहीं ले रखा था, खुद कभी इसमें भाग नहीं लेता। त्योहारों के साथ भी उसका यही सलूक था।
सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे पुरातत्व उत्खनन और प्रागैतिहासिक शोधार्थियों पर आता। गधों की आंखें चूतड़ में हैं, यह था ख्याल इनके बारे में। समाजशास्त्रियों, नेतृत्व शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी उसकी राय अच्छी नहीं थी। वह अक्सर स्कूल की प्रयोगशाला में घुसा रहता और उस प्रतिभा को ढूंढता रहता था जो विज्ञान के उपकरणों से प्यार करती हो, वैज्ञानिक सूत्र जिसे लोरी की तरह मीठे लगते हो और जिसमें आविष्कार या खोज करने के लिए पागल होने की क्षमता छिपी हो। और क्या मजे की बात है कि यह वही शख्स है जो 8वीं में विज्ञान दिलाए जाने से फेल हो गया था और आखिर कॉलेज में घुसते ही जिसने विज्ञान से पीछा छुड़ाकर कला ले ली थी। क्या पता, हो सकता है विज्ञान का महत्व उसे बाद में समझ में आया हो, या पछतावे की खलिश ही हो जिसने विज्ञान का उसे भक्त बना दिया, या मुमकिन है कि वह विज्ञान को पढ़ाने के आतंककारी तरीके से क्षुब्ध हो और उसकी तेजाबी खरोंच से भावी वैज्ञानिकों को बचाना चाहता हो। पता नहीं, पर यह जरूर पता है कि विज्ञान के विद्यार्थी उसके लाड और प्रोत्साहन को व्यवधान समझते थे। परीक्षा फल और करियर पर से ध्यान नहीं हटा पाते थे। विश्लेषण की तार्किक परिणति तक पहुंचने का धैर्य उनमें नहीं होता था और फलतः हर वर्ष 2-4 महीने के खजाने की खोज के बाद वह खिन्न हो जाता था। वह नियम से खाने, पढ़ने, सोने और जागने का विरोधी था। पाठ्य पुस्तकों को लेखन के उबाऊपन और घटियापन की पराकाष्ठा मानता था और शिक्षा पद्धति उसकी नज़रों में इतनी हास्यास्पद थी कि उसे कभी इन्विजिलेशन के लिए नहीं भेजा जाता था, क्योंकि भेजा जाता तो वह न सिर्फ सबको नकल करने देता बल्कि खुद भी नकल करवाने लगता। वह कभी समय से स्कूल नहीं आया, कभी छुट्टी के लिए अर्जी समय पर नहीं भेजी, कभी तनख्वाह के नोट गिनकर जेब में नहीं रखे और कभी दिए हुए कर्ज वसूल नहीं किए। लेकिन उसे कभी किसी के चरित्र पर लांछन लगाते या चिल्लाते या गाली देते या लड़कियां घूरते या नशे में लड़खड़ाते या कुंजियां लिखते या नंबर बढ़ाने के लिए पैसे लेते या अधकचरी जानकारी का दूसरों पर रौब मारते या बकरे की तरह पान चरकर जगह बेजगह तीख मारते या स्कूल के समय पर होटल में बैठकर कमेंट्री सुनते या लड़कों को दूसरे विद्यापकों के विरुद्ध नारेबाजी करने के लिए उकसाते या खूबसूरत छोकरे छोकरियों को अपने घर बुलाते नहीं देखा गया। उम्र के साथ साथ उसकी संजीदगी बढ़ती गई। वह बहुत कम बोलता, बहुत पढ़ता, शतरंज खेलता, होटल में खाना खाता और सो जाता। उसके सहकर्मियों, विद्यार्थियों और भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए वह अब भी इतना रंगहीन था कि यह रहस्यमय लगता था। उसका जीवन इतना घटना विहीन था कि उसके जैसे व्यक्ति के जीवन की घटना विहीनता भी सनसनीखेज लगती थी। उसके बारे में लोगों ने समय समय पर तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अफवाह ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकी। उसकी उपस्थिति कहीं भी अंकित नहीं हुई, लेकिन उस उपस्थिति की अपेक्षा भी नहीं की जा सकी। वह किसी कार्यक्रम में है तो भाग भी नहीं ले रहा, पर है, यह बात भी कानों कान सब तक पहुंच जाती। उसका सादा लिबास और खामोश व्यक्तित्व भीड़ में अलग से नहीं पहचाना जा सकता था, लेकिन उसने सादगी को भी ऐसा अर्थ सा दे रखा था कि कई लोग उसका अनुकरण करने की कोशिश करते थे। वह अपनी गुमनामी में भी ख्यात था और अपनी निष्क्रियता से भी लोगों में एक अजीब सी कचोट पैदा करता था। एक बार उसके बचपन का एक दोस्त उससे मिलने आया। वे हंसे, बतियाए, घूमे फिरे। दोस्त ने कहा, तुम इतने ज़हीन हो, हम सब सोचते थे कि तुम जरूर कुछ बनोगे। जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम्हारी असफलता का दोषी पूरा समय और पूरा समाज है। वह चिढ़ गया, ठंडे स्वर में बोला, मैं क्या बन जाता तो तुम मुझे सफल मान लेते? कलेक्टर, राज्यसभा का सदस्य। सफलता क्या होती है? कौन सफल है? लिंकन, नेपोलियन, हिटलर, गांधी, मार्टिन लूथर किंग, धर्मा तेजा, संजय गांधी, रंगा बिल्ला, क्या सफलता? मैं अपने खातिर जीता नहीं, तुम लोगों की खातिर जीता। चलो जीता, हालांकि नहीं जीता। क्यों जीता? पर मान लो जीता, तो क्या बनने पर तुम मुझे सफल मान लेते? दोस्त ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद वह मर गया, एक नाराज आदमी की चुपचाप मौत। न किसी से तामीरदारी करवाई, न किसी से अफसोस। लेकिन यह जीवन असफल चाहे न रहा हो, निरर्थक जरूर बीत गया, क्योंकि इस बेहुदा दुनिया की बेहूदगी समझने के बावजूद उसने इसके खिलाफ न तो आवाज़ उठाई, न उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो उसी की तरह जानते थे, क्योंकि तब ये सब मिलकर शायद इस दुनिया को कुछ कम बेहुदा बनाने की तरकीब कर सकते थे। तो आप सुन रहे थे एक कहानी जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने और कहानी का नाम था एक यूं ही मौत। जुड़े रहिए अगली कहानी तक मेरे चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद।